हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स, और डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखेंगे 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 24 अप्रैल 2026 का सारा करंट अफेयर्स। बहुत ही स्पेशल करंट अफेयर्स, जो भी स्पेशल करंट अफेयर्स बनेगा उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी जो है बहुत ही अच्छे होंगे, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक पे। तो आप सभी को जो है ज्यादा देर ना लगाते हुए आज हम लोग बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी फायदेमंद है, जो भी इम्पोर्टेंट है, उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो डेली करंट अफेयर्स का आज जो सीरीज चल रहा है ये 4 दिन का फिर से चल रहा है, यानी कि 20 तारीख के बाद जो भी 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 24 अप्रैल का सारा स्पेशल करंट अफेयर्स अभी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग तो बहुत ही अच्छे होंगे, आशा करते हैं। अब उसी आशा के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। अब पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? तो ये है जय शाह। इनके आंसर जो होंगे जय शाह। जय शाह तो जान ही रहे हैं, अमित शाह के बेटा है। जो अमित शाह को भी तो आप सभी जान रहे होंगे, जय शाह को भी जानते हैं। अमित शाह जो है देश के गृह मंत्री है। अभी वर्तमान में भारत में जो है गृह मंत्री कौन है? अभी जय शाह के पापा, यानी कि जय शाह के जो पिताजी हैं अमित शाह, वो जो है देश के अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और जय शाह जो है पहले इनका जो योगदान है, ये पहले बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं, बीसीसीआई के सचिव रह चुके। उसके बाद अभी वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो इतना मतलब जो है इस क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम कमाए हैं, और इसी कारण से इनको ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता प्रदान किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शॉर्ट फॉर्म होता है WEF, और उन्होंने ही 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता दिया है जय शाह को। अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अभी आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। ये क्लियर है? इससे पहले बीसीसीआई के सचिव रह चुके थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि खिलाड़ी को, अपने राज्य के खिलाड़ी को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। ये कौन बन गया? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। मतलब महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, और वहां पे जो रणजी ट्रॉफी खेला जाता है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इसको अभी हाल ही में अनुबंध दिया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध का इंग्लिश होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो प्रदान किया है। बीसीसीआई तो सभी को करती ही है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन राज्य के भीतर पहला क्रिकेट एसोसिएशन बना है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जिन्होंने इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध दिया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा कि पहला क्रिकेट एसोसिएशन कौन हुआ जिन्होंने अपने राज्य के खिलाड़ियों को भी कॉन्ट्रैक्ट देना जो है शुरू कर दिया है? तो ये है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। इसमें ए ग्रेड वाले को कितना दिया जाएगा? 12 लाख से 18 लाख के बीच दिया जाएगा। इसमें बी जो ग्रेड वाले होंगे उसको कितना दिया जाएगा? 8 लाख से 12 लाख। और सी ग्रेड वाले को कितना दिया जाएगा? 8 लाख। यानी कि 3 ग्रेड में, 3 श्रेणियों में बांट दिया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने। और अपने जो राज्य के खिलाड़ी हैं जो इसमें शामिल होंगे ग्रेड ABC में, उनको यह दिया जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि गारो और खासी को अपना आधिकारिक भाषा किस राज्य ने बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गारो और खासी जन जो है इनको भाषा, आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता जो है किस राज्य ने दिया है? अभी हाल ही में
तो वो मेघालय के द्वारा दिया गया है, यानी कि गारो और खासी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मेघालय राज्य ने अभी हाल ही में दिया है। इससे पहले जो मेघालय की आधिकारिक भाषा थी, ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी, वो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी के अलावा गारो और खासी जनजाति को के जो लोग हैं उनकी भाषा गारो और खासी को भी मान्यता आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दिया है। ये इसलिए किया गया है कि लोकल लेवल पे जो भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए है, और ये मेघालय सरकार ने अभी हाल ही में किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेघालय के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेघालय के जो अभी सीएम है कॉनराड संगमा है, कॉनराड संगमा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और मेघालय के जो गवर्नर हैं अभी हाल ही में CH विजय शंकर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघालय के अभी राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मेघालय को मेघों का घर भी कहा जाता है। मेघालय में ही सबसे अधिक वर्षा होता है, मेघालय के मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश के रेलोस समझौता लागू किया, मतलब किस देश के साथ, भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है। कहने का मतलब है ये अभी हाल ही में रूस के साथ किया गया है। ये समझौता जो है रूस के साथ अभी वर्तमान समय में किया गया है, और रूस के साथ इसलिए किया गया है कि भारत जो है अपने यहाँ जितना भी बंदरगाह का उपयोग होगा, हवाई अड्डा का उपयोग होगा, या फिर यातायात का जो भी उपयोग होगा वो आदान प्रदान करेंगे, यानी कि दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा, दोनों को यूज करने के लिए देगा, भारत भी देंगे और रूस भी देंगे। उन्हीं को लेके ये समझौता हुआ है। और रूस के बारे में हम लोग जानते हैं कि रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है, और रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रूस और अमेरिका का टकराव अभी चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहां देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 3D पैकेजिंग सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट का शुरुआत किस राज्य में किया गया है वर्तमान समय में। तो ये उड़ीसा में, जिसको अब ओडिशा कहा जाने लगा है, तो ओडिशा में ये शुरुआत हुआ है। तो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत ओडिशा में हुआ है अभी वर्तमान समय में, ओडिशा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिहाज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है करंट अफेयर्स का। तो ओडिशा के जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, ओडिशा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी हैं, और ओडिशा के जो गवर्नर हैं वो कौन है, हरि बाबू कंभमपति। तो ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने लायक है और पूछा जाता है। और ओडिशा का ही एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जिसको सबसे स्वच्छ बंदरगाह घोषित किया गया है, यानी कि सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ जो बंदरगाह पतन है वो कौन है, पारादीप है, और ये ओडिशा में स्थित है, और इनको सबसे स्वच्छ बंदरगाह घोषित किया गया है इस बार। अब नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दिनेश त्रिवेदी को किस देश का उच्चायुक्त भारत के तरफ से ये बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश में बनाया गया है दिनेश त्रिवेदी को। जो दिनेश त्रिवेदी जो है पश्चिम बंगाल के जो हैं रहने वाले हैं, और इन्हें हाल ही में ये नेता थे और इनको पूर्व पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और इन्हें दिनेश त्रिवेदी को अभी वर्तमान में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारत के तरफ से। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश के बारे में जब आते हैं तो बांग्लादेश के अभी जो है वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है, तारिक रहमान है। वर्तमान समय में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान है, और वहां के जो मुद्रा है वो क्या है, टाका, और वहां की जो राजधानी है वो है ढाका। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, कोई भी टाइप का एग्जाम है, तो सभी में करंट अफेयर्स का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। अब देखते हैं इससे आगे।
अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम को बार बार बता रहे हैं कि आपको बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, जो भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, ज्योग्राफी भी देखेंगे और संविधान वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, सारा सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। यानी कि कोई भी चीज आपका छोड़ेंगे नहीं, मतलब सब कुछ देखा जाएगा। बायोलॉजी, आपका हिस्ट्री देखा जाएगा, फिजिक्स देखा जाएगा, केमिस्ट्री, सारा चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसका 7 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। हाल ही में किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है? एम.एस. स्वामीनाथन, इस नाम से आप लोग परिचित होंगे। एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से आप लोग परिचित होंगे कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, क्योंकि अभी अब वो नहीं रहे, फिर भी अभी भी उनको भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यानी कि खाद्यान्न को जो है ऊंचाइयों तक ले जाने में, खासकर गेहूं और चावल को ऊंचाई तक ले जाने में, अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए नए क्रांति का उन्होंने जरूरत महसूस करवाया था सरकार को। और इसकी के लिए उन्हीं के प्रयास से भारत जो है चावल और गेहूं, खासकर गेहूं और चावल में सबसे ज्यादा सफलता भारत ने अगर हासिल किया है तो इसी हरित क्रांति, उनके द्वारा सुझाए गए हरित क्रांति के कारण, क्योंकि वो कृषि के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, जानकार थे, इसीलिए उसको हरित क्रांति का भारत में जनक कहते हैं। अगर विश्व में बोला जाए हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं तो वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को। किनको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और ये कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले हैं नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें भारतीय नहीं, विश्व के हरित क्रांति का जनक कहते हैं। उन्होंने मैक्सिको में जो है अपने लेबोरेटरी में इस तरह की कई किस्म को विकसित किया, गेहूं, चावल, इस सबसे रिलेटेड कई किस्मों को उन्होंने विकसित किया और उनको पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान था विश्व जगत में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर विश्व में बोला जाए कि नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक कहते हैं, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, देखते भी हैं हम लोग कि पूछता है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी से कोई भी एग्जाम हो, दरोगा हो, बीपीएससी, कोई टाइप का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। तो उन्हीं के कहने का मतलब है एम.एस. स्वामीनाथन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जगह पे जो पुरस्कार दिया जाता है, उन्हीं के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो पुरस्कार दिया गया 2026 का जो पुरस्कार दिया गया हैदराबाद में, एम.एस. स्वामीनाथन, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 जो दिया गया, वो किसको दिया गया? डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को। डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को इस बार हरित क्रांति का जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया, जिनको भारतीय हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं, और इन्हीं के नाम पे पुरस्कार दिया गया। ये 9वां पुरस्कार था, 9th एडिशन का पुरस्कार था, और इस बार दिया गया C.H. श्रीनिवास राव को। प्रोफेसर डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को पुरस्कार दिया गया। तो हरित क्रांति जानते ही है हम लोग, हरित क्रांति जो है सर्वाधिक सफल रहा, और ये 1967-68 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। वैसे तो 1960 ईस्वी में 5 जिला में किया गया था, लेकिन इसका सर्वाधिक लाभ जो गेहूं में मिला और चावल के उत्पादन में सर्वाधिक लाभ मिला था भारत में। और इसके अलावा अगर हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो पैदावार में लाभ मिला वो पंजाब को, हरियाणा को और पश्चिमी यूपी को। मतलब कहने का मतलब पंजाब को प्रति हेक्टेयर के दृष्टि से अभी भी वो सबसे टॉप पे है, लेकिन ओवरऑल में अभी जो है यूपी सबसे टॉप पे है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि सब सिलेक्टेड सब क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो। हिस्ट्री में तो थ्योरी के साथ पढ़ाया जा रहा है। अभी हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। तो ये सारा चीज हम लोग एक ढंग से, एक अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे प्रोसेस के साथ।
अब 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? चीता आंदोलन ये शुरू किया गया केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में ये किया गया है शुरू। तो ये कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है इसके विरोध में ये चीता आंदोलन शुरू किया गया है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर और कहाँ पन्ना, दोनों जिला में ये आंदोलन शुरू किया गया है। ये आंदोलन जो है मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर में ये शुरू किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि ये वहां पे ढोंढन एक बांध है, उनसे जो नदी का बहाव हुआ है, कहने का मतलब उसमें जो पानी से जो बहाव हुआ है उसको टूटने से, तो उससे क्या हो गया, उससे जो है आदिवासी लोग का जो वहां पे गांव है उनका जो है गांव डूब गया। इसीलिए वो पुनर्स्थापित फिर से करने के लिए सरकार को बोल रही है और इसी के लिए आंदोलन कर रही है और मुआवजा भी चाहिए आदिवासी लोग को जिनका घर डूबा है। ये भी सही बात है, मिलना ही चाहिए और इसी के लिए आंदोलन कर रहा है। उस आंदोलन का नाम दिया चीता आंदोलन। तो ये मध्य प्रदेश में। अब हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री अभी हैं प्रोफेसर मोहन यादव, प्रोफेसर मोहन यादव। इनके जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई पटेल हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। और वो मध्य प्रदेश किसमें आगे है वो भी जानते हैं। मूंगफली में आगे है, चना में आगे है, अरहर में आगे है, दलहन में आगे है, सोयाबीन में आगे है। तो ये सारा चीज हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ते हैं मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश हीरा, मैग्नीज, तांबा इस सब में आगे है, अग्रणी राज्य में से आते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारा एकदम से स्पेशल क्वेश्चन ही पढ़ाया जाता है आपको, मतलब इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं, सब सॉलिड क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, सभी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है उससे यहाँ से क्वेश्चन लड़ना तय है। यानी कि करंट अफेयर्स के क्षेत्र में जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में सारा क्वेश्चन आ जाएगा। कहने का मतलब उसके लिए लंबी प्रक्रिया है। जो प्रोसेस अभी हम डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ लीजिएगा, मेरा जनवरी से स्टार्ट किए हैं 2026 से, और अभी तक 4 महीना का जो करंट अफेयर्स, 4 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है, ये सारा आपको एक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना है। ऊपरी मन से नहीं पढ़ना है, अंदर से पढ़ना है, याद करना है, एकदम अच्छा से इसको समझना है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन भी है। इससे पहले जामुन का जो उद्गम स्थान या मूल स्थान जो माना जाता था वो ऑस्ट्रेलिया को माना जाता था, या फिर एशिया, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी एशिया को माना जाता था। ऑस्ट्रेलिया को खास करके माना जाता था। लेकिन नया जो सर्वे हुआ है उसमें भारत जो है उद्गम स्थल के रूप में, जामुन के उद्गम स्थल के रूप में उभरे हैं। यानी कि भारत जो है टॉप पे आ गए हैं। मूल स्थान जो है, अब जामुन का जो विकास का मूल उद्भव है वो भारत कहाँ में है। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पहले से लोगों का मन में था कि ये जामुन का विकास या मूल स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, एशिया या पूर्वी एशिया में है। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है, अभी जो इसमें पाया गया है कि भारत जो है जामुन का उद्गम का या उद्भव का मूल स्थान है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, ये सब नहीं आएगा तो कौन सा क्वेश्चन आएगा बताइए। करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ऑस्ट्रेलिया का लोग सोच रहा था और नया सर्वे में आया भारत है उद्गम स्थल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा 100%।
अब भारत का जब बात आते हैं, भारत का जब बात करते हैं, तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 में भारत का स्थान 75 हो गया, जो दिसंबर में था कितना 85। तो वो घट के हो गया, मतलब ये मजबूती है, भारत के पासपोर्ट की मजबूती शो करता है। जब भारत का पासपोर्ट 75 रैंक पे आ गया है, तो ये भारत की मजबूती हुआ पासपोर्ट का। उसके अलावा थोड़ा सा कमजोरी है कि प्रेस मीडिया में भारत का रैंक 151 है। तो अभी जो है नॉर्वे जो है इसमें टॉप पे है, और हेनले पासपोर्ट में टॉप पे सिंगापुर है। लेकिन ये जो प्रेस स्वतंत्रता जो इंडेक्स है, इसमें नॉर्वे टॉप पे है, भारत का रैंक 151 है, जो काफी चिंताजनक है। यानी कि प्रेस मीडिया को स्वतंत्र किया जाए, यानी कि बहुत हद तक प्रेस मीडिया, चाहे वो किसी का भी सरकार रहे, हम सरकार का कोई दोष या जो लाभ पहुंचाने वाली है वैसा बात नहीं बोलेंगे, जो फैक्ट है वही ही बोला जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी सरकार रहे, कांग्रेस सरकार रहे, बीजेपी सरकार रहे, कोई भी सरकार रहे, आपको सरकार से मतलब नहीं होना चाहिए। जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है प्रेस मीडिया को स्वतंत्र करने में, पहले भी कोई अच्छा रैंक नहीं था, जो कि अभी बोलेंगे कि बीजेपी ने खराब कर दिया, वैसा भी नहीं है, पहले भी तो वैसा ही रैंक था। इसलिए कोई सरकार का इसमें हाथ नहीं है। हाँ, हाथ तो है ही, इसको थोड़ा सा जो प्रेस मीडिया को फ्री किया जाए, तभी ना रैंक मेरा सुधरेगा, हम लोगों का सुधरेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। यानी कि 151 रैंक है, कितना सुनने में खराब लग रहा है। प्रेस मीडिया का जो स्थिति है बहुत ही बदतर है। अब हम लोग देखते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, हम सरकार का कोई आलोचना नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% उठेगा, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। यानी कि किस राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया, ऐसा सब क्वेश्चन तो आता ही आता है, जानते ही हैं हम लोग। और आया भी है, ऐसा नहीं है कि आता ही आता है का अनुमान नहीं है, ये 100% आया है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मदरसा बोर्ड को भंग करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। कोई दिक्कत? मदरसा बोर्ड को भंग करने वाला जो घोषणा किया है वो उत्तराखंड सरकार ने किया है, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल है वो गुरमीत सिंह हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी हैं, और उत्तराखंड के जो क्या है राजधानी देहरादून। तो ये उन्होंने ये स्टेप उठाया है मदरसा बोर्ड। अगर उनको लग रहा था कि ये मदरसा बोर्ड को रखने में भलाई नहीं है, सिर्फ खर्चा आता है, तो उसको वो भंग करने की घोषणा किया। और हर सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, तो वो अपने अनुसार से करेंगे। उत्तराखंड सरकार को जो समझ में आएगा वो अपने हिसाब से ही चलेंगे। सरकार उनकी है तो उनका ही हिसाब चलेगा। 5 वर्ष तक तो कुछ आप कर नहीं सकते हैं, जब तक उनको बहुमत है तो आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए वो अपने ढंग से चल रहा है। जैसे ही स्टेप उठा रहे हैं, तो अच्छा है या खराब है वो तो पब्लिक का अपना व्यू होता है, विचार होगा कि कौन चीज सरकार का खराब चल रहा है, कौन चीज अच्छा चल रहा है। कहने का मतलब कौन सा स्टेप उसका खराब है, सरकार का कौन सा अच्छा है। तो सरकार का आलोचना आप तभी कर सकते हैं जब उनका रिजल्ट निगेटिव में आ रहा हो। जब तक पॉजिटिव है सब कुछ सही। अब नेक्स्ट आते हैं, उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य बना जिन्होंने जो है यूसीसी कानून के अध्यादेश के रूप में उनको पारित करवाया 2026 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहला राज्य भारत का। दूसरा गुजरात, याद रहे। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत आता है एग्जाम में। यानी कि एप्पल कंपनी का जो है संस्था, सबसे पहले जानते हैं कि एप्पल कंपनी जो है ये सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड है, और ये मोबाइल का बड़ा बड़ा मोबाइल बनाती है,
और आईपॉड बनाती है, आईफोन बनाती है। तो ये सारा जो है इससे एप्पल कंपनी का ये कार्य है। और एप्पल कंपनी जो है अभी तक जो सीईओ जो नियुक्त कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते थे, लेकिन पहली बार जो है जो नियुक्त किया गया है वो किनको किया गया, जॉन टर्नर्स को सीईओ नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। क्योंकि इनके जो पिछले वाले सीईओ जो अभी वर्तमान में हैं वो टिम कुक हैं, और इनके रिटायर होने के बाद जॉन टर्नर्स बनने जा रहे हैं नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो हिंदी होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो इसका जो हिंदी होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। और ये जो बनने जा रहे हैं जॉन टर्नर्स बनने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये टीम कुक का जगह लेंगे, टीम कुक रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले स्टीव जॉब्स थे। इससे पहले इनके जो सीईओ थे स्टीव जॉब्स थे। और याद रहे एप्पल कंपनी के संस्थापक भी वही थे, स्टीव जॉब्स। उनके मृत्यु के बाद टीम कुक आए थे, और टीम कुक के बाद अब आ रहे हैं जॉन टर्नर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी अग्रणी महंगी मोबाइल हो चाहे लैपटॉप, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ा जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है वो सारे चीजों का निर्माण करते हैं एप्पल कंपनी। क्लियर है? अब 12 नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, ये किस राज्य में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, और ये 99वां रामसर साइट होगा, 99। इनको मिला के 98 पहले रामसर साइट था, और इनको मिला के 99 रामसर साइट हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये यूपी से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज करेंट अफेयर्स का देखे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का देखे। और उत्तर प्रदेश में साइट इनको मिला के रामसर साइट का संख्या 12 हो गया है। और ओवरऑल अगर भारत का बात करें तो आपका 99 हो गया, यानी कि रामसर जो स्थल है भारत में टोटल 99 है। और अगर उत्तर प्रदेश का बोला जाए तो 12 है, यानी 12 है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देखे। यूपी जो है आपका गेहूं में आगे है, सब्जी में आगे है, यानी कि जो भी है दूध में आगे है, गन्ना में आगे है। यानी यूपी भी बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य नहीं है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से। ऐसे क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो लखनऊ कौन से नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लोग देखे। तो डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये सभी चीजों को आप ही लोग डिसाइड करिएगा कि किस ढंग से और इसमें जो है अच्छे से पढ़ाया जा सके, और आपका जो है अच्छे से टॉपिक को कवर किया जा सके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब भी हम लोग देखेंगे। यानी कि खास करके इसको देखा जाए तो करंट अफेयर्स के अलावा हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे चीजों को, साइंस हो गया, तो सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आपका हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाएंगे। और तब तक आप सभी का धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।